अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, रिकॉर्डिंग नंबर 28 के साथ फैसल यूनुस आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले बच्चों, आपके लिए एक छोटा सा मैसेज है कि ऑनलाइन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आप अपने तालीमी बोर्ड्स 9th-10th में नुमाया मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स को मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर जैसे आसानी हो हमारी तालीमी वीडियोस के जरिए तालीम हासिल करने के लिए दरख्वास्त करें। आप डेली 1 से 2 घंटे लाजमी ऑनलाइन क्लासेस लें। इसका फायदा ये होगा, जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। आपने सिलेबस रिवाइज किया होगा तो आप इजीली आप इसको कवर कर सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पे तमाम तालीमी वीडियोस तमाम सब्जेक्ट्स की मुकम्मल दस्तयाब हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर किसी फीस के आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। रिकॉर्डिंग नंबर 28 बच्चों, आज हमने जो स्टार्ट करना है वो चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। इसको हम देखेंगे कि किस तरह एक्सरसाइज हमने की। इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी है, तो हम 1 बाय 1 ट्राई करेंगे। सबसे पहले तो इसका जो एक्सरसाइज नंबर है शॉर्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आंसर है वो देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स लिक्विड्स आर डेंसर देन गैसेस। नंबर है 100 टाइम्स, बी ऑप्शन है 1000 टाइम्स, सी ऑप्शन है 10,000 टाइम्स एंड डी ऑप्शन है 100,000 टाइम्स। तो हम इसका आंसर है 100 टाइम्स। 100 टाइम्स लिक्विड्स आर डेंसर देन गैसेस। जबकि सॉलिड्स आता है तो फिर हम 1000 टाइम्स इसको करेक्ट करते हैं। सेकंड ऑप्शन है, गैसेस आर द लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। कि गैसेस सबसे लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है एंड देयर डेंसिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। हमने देखा था ना कि डेंसिटी गैसेस की सबसे कम होती है, फिर उसके बाद लिक्विड की, फिर होती है गैसेस की। तो हम वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में तो लिक्विड्स और सॉलिड्स की लेते हैं, जबकि जो गैसेस है उनकी डेंसिटी बहुत स्मॉल है। तो मैंने कहा था डेसीमीटर क्यूब स्मॉल यूनिट यूज होता है, तो इसका आंसर सी आएगा। नंबर 3 जो एमसीक्यूज है वो है एट फ्रीजिंग पॉइंट। के फ्रीजिंग पॉइंट पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग को एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। कि कौन सी जो दो फॉर्म है वो को एग्जिस्ट करती हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम फॉर्म में। पहला ऑप्शन है गैस एंड सॉलिड, सेकंड ऑप्शन लिक्विड एंड गैस, थर्ड ऑप्शन है लिक्विड एंड सॉलिड, जबकि डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। हमें पता है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट में मैंने कहा था कि सॉलिड क्या हो रहा होता है, मेल्ट हो रहा होता, सॉरी जो सॉलिड हो रहा होता है वो किसकी तरफ जा रहा होता है, लिक्विड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको फ्रीज करूंगा तो किसकी तरफ जाएगा, सॉलिड की तरफ। फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीज करना बोलते हैं। तो इसका आंसर आपको क्या है, पहले में गैस एंड सॉलिड ये दो चीजें हो गई, उसके बाद लिक्विड एंड सॉलिड ये भी नहीं होगी। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है लिक्विड से और सॉलिड की तरफ ये जा रहा है। और थर्ड ऑप्शन उसने जो दिया हुआ, थर्ड ऑप्शन जो उसने दिया है कि लिक्विड एंड सॉलिड और डी ऑप्शन अलग, तो लिक्विड एंड सॉलिड हमारा सही आंसर है। क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट में अगर हम वाटर की एग्जांपल है, अगर वाटर को आप फ्रीज करें तो वाटर एक लिक्विड है, अगर आप उसको फ्रीज करें तो वो आइस में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो आइस क्या है, आइस सॉलिड है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। फोर्थ है, सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं पोजेसेस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मोशन। कि सॉलिड पार्टिकल्स में कौन सी मोशंस होती है, क्या फ्रीली मूव करते हैं, नहीं। ये तो क्योंकि कंटिन्यूस मोशन किस किस में बताई थी, मैंने बताई थी कि गैसेस के अंदर कंटिन्यूस मोशन होती है, मोबाइल मोशन जिसे कहते हैं, या उससे लिक्विड के अंदर कंटिन्यूस जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर वो कंटिन्यूस मोशन होती है। जबकि हमने सॉलिड्स की बात की थी कि सॉलिड्स के अंदर कंटिन्यूस मोशन नहीं होती, बल्कि उनके अंदर कौन सी मोशन होती है, वाइब्रेशनल मोशन होता है। उनके सिर्फ मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं अपनी जगह पर, वो कंटिन्यूसली वो मूव नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह वही थी कि उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती है। ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो वाइब्रेट, सिर्फ वाइब्रेट करते हैं, मूव नहीं कर सकते।
फिर हमने कहा था कि मेल्टिंग पॉइंट में हमने बात की थी, अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते जाएं सॉलिड्स का, तो उनके अंदर वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और एक ऐसा टाइम आएगा जब उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी कि वो अपनी पोजीशन छोड़ देंगे और मेल्ट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। फिफ्थ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एमोर्फस, यानी कौन सी जो इनमें से है वो एमोर्फस सॉलिड नहीं है। एमोर्फस सॉलिड क्या होता है, हमने कहा था जिसकी रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती एटम्स की, जिनकी इररेगुलर शेप होती है, वो क्या होता है, एमोर्फस सॉलिड्स। बच्चों मैंने ये भी बताया था कि उनके शार्प मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होते। तो इसके अंदर देखते हैं नंबर 1 रबर। रबर हमें पता है एमोर्फस सॉलिड है। बी है प्लास्टिक, हमें ये भी पता है बी भी प्लास्टिक भी एमोर्फस सॉलिड है। सी ग्लास, ये भी एमोर्फस सॉलिड है। डी ग्लूकोज, जबकि ये ऑप्शन हमारा, क्योंकि ये सही ऑप्शन है क्योंकि एमोर्फस सॉलिड ग्लूकोज नहीं होता। नंबर 6 है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू हाउ मेनी पास्कल, कि जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितने पास्कल्स के बराबर है। तो याद है ना, x101325 पास्कल्स के बराबर होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ए इसका ऑप्शन है। 7 पे आते हैं, इन द एवोपरेशन प्रोसेस। जो एवोपरेशन जो प्रोसेस होता है वो एंडोथर्मिक होता है। लिक्विड मॉलिक्यूल्स, जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो लीव कर जाते हैं सरफेस ऑफ द लिक्विड, जो लिक्विड ऐसे मॉलिक्यूल जो सरफेस को लीव कर जाते हैं, हैव उनके पास होती है वेरी लो एनर्जी। पहला है, क्या उनके पास लो एनर्जी है? नहीं, उनकी जो अगर लो होगी तो वो लीव ही नहीं करेंगे। मॉडरेट एनर्जी है, जब भी लीव नहीं करेंगे। वेरी हाई एनर्जी, ये ऑप्शन सही है कि उनके पास वेरी हाई एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो लिक्विड की सरफेस लीव कर जाते हैं। नंबर 8 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस डिफ्यूजेस फास्टर, कि इनमें से कौन सी गैस है जो डिफ्यूज जल्दी हो जाती है, फास्टर तेजी से हो जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि डिफ्यूजन गैसेस के रेट ज्यादा होता है, और अगर हम गैसेस ही में बात करें तो जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा, जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होगा वो गैस जल्दी से इजीली डिफ्यूज हो जाएगी, फास्टर। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 है, हीलियम का 4 है, फ्लोरीन का, क्योंकि अगर 36 कह सकते हैं, क्लोरीन का 71 है, तो हाइड्रोजन का 2 है, ये जल्दी से क्या हो जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से कौन सा ऐसी प्रॉपर्टी है जो बॉइलिंग पॉइंट पे अफेक्ट नहीं होती। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? बिल्कुल होती हैं। हमें पता है कि जितनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट्स होगा, उतना ही ज्यादा टेम्परेचर चाहिए इन फोर्सेस को कम करने के लिए। बी ऑप्शन देखते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर। जी, एक्सटर्नल प्रेशर अगर मैंने कहा था अगर मैं बढ़ा दूं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि फिर उतने ही वेपर प्रेशर चाहिए उसको बराबर करने के लिए। थर्ड है, नेचर ऑफ लिक्विड। यस, नेचर ऑफ लिक्विड में हमने बात की थी पोलर लिक्विड की और नॉन पोलर लिक्विड की, कि जो पोलर लिक्विड होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होते हैं। इनिशियल प्रेशर टेम्परेचर ऑफ लिक्विड क्यों ज्यादा होते हैं पोलर लिक्विड की? क्योंकि हमने डिस्कस किया था उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी ज्यादा होती है। डी ऑप्शन है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, ये ऑप्शन हमारा सही है, तो ये अफेक्ट नहीं करता। इनिशियल मतलब अभी तो हमने टेम्परेचर दिया ही है ना, तो उसको इतना अफेक्ट नहीं होता। डेंसिटी ऑफ अ गैस इंक्रीजेस, 10 एमसीक्यूज है कि जो डेंसिटी है वो गैस की इंक्रीज होती है कब? when it is temperature is increased, right? when pressure is increased, जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं, जब वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, और नन ऑफ दिस। याद है मैंने बताया था कि जब हम गैस को कंप्रेस कर रहे होते हैं, प्रेशर डाल रहे होते हैं, तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, करीब आ जाते हैं। ऊपर से जब हमने प्रेशर डाल रहे थे तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स करीब आएंगे, मॉलिक्यूल्स करीब आएंगे तो हम कहेंगे उनकी डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। 11th MCQ है, the vapor pressure of a liquid increase, के वेपर प्रेशर है जो लिक्विड का वो इंक्रीज होता है। इंक्रीज ऑफ प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज करने से, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने से, इंक्रीज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, या यानी जो वेपर प्रेशर है लिक्विड का वो इंक्रीज कब होगा? तो ये देखो, इंक्रीज ऑफ प्रेशर का ये हमने पढ़ा नहीं था। इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, हमने कहा था डायरेक्ट रिलेशन है,
टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होंगे और वेपर्स आसानी से बन जाएंगे। ये हमारे 11 एमसीक्यूज थे जो हमने इसे देखे। नेक्स्ट हम जब हम मूव करेंगे वो हमारा होगा शॉर्ट क्वेश्चंस। क्या ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। पहला शॉर्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज डिफ्यूजन, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। यहाँ पर आपने किसकी डेफिनेशन देनी है, डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन क्या है हम पढ़ चुके हैं। This spontaneous mixing of particles of a substance by random motion and collisions to form a homogeneous mixture is called diffusion। ये इसकी हमने पहली डेफिनेशन जो स्टडी की थी। फिर है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स of a substance from the region of higher concentration to the region of lower concentration is called diffusion। ये भी हमने पढ़ा था कि एक सिलेंडर में सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और जबकि इसका आधे हिस्से में हम कहेंगे कि गैस के मॉलिक्यूल्स नहीं हैं। तो ये जो डिफ्यूजन है ये क्या होगी कि ये ज्यादा कंसंट्रेशन से लो की तरफ डिफ्यूज हो जाएंगे मॉलिक्यूल। तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। एग्जांपल की अगर हम बात करें, when a few drops of ink are added in beaker of water, आप एक वाटर में ले और उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स डाल दें इंक के, तो आप देखोगे कि इंक मॉलिक्यूल्स मूव अराउंड, इंक मॉलिक्यूल्स पूरे बीकर में जाएंगे। आफ्टर अ व्हाइल सेपरेट इन अ होल ऑफ द बीकर, तो आप ये देख लोगे कि वो इंक का जो मॉलिक्यूल है वो पूरे बीकर में फैल जाएंगे। तो ये कहलाएगी डिफ्यूजन। ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, डिफ्यूजन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, व्हाट आर इट्स यूनिट्स, के इसके यूनिट्स क्या है। हाउ इट इज रिलेटेड टू पास्कल, ये पास्कल से कैसे रिलेटेड है। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की आपने डेफिनेशन देनी है। इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर एट द सी लेवल, तो ये ऐसा प्रेशर है जो एटमॉस्फेयर एक्सर्टेड बाय, जो एटमॉस्फेयर की तरफ से लगाया गया है, किस लेवल पर, सी लेवल पर। हमने वो कॉलम पढ़ा था ना मरकरी का, यानी इट इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय मरकरी कॉलम ऑफ 760 mm हाइट एट सी लेवल। ये डेफिनेशन हमने दी थी। ये डेफिनेशन आएगी, इट इज sufficient pressure to support a column of mercury column 760 in height at sea। यानी ये वो प्रेशर है जिसकी वजह से जो मरकरी है, कॉलम ऑफ मरकरी 760 मिलीमीटर इन हाइट, वो क्या करती है, सपोर्ट करती है। अब इसके यूनिट देखते हैं। 1 एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड प्रेशर, ये हमने पढ़ा था कि 1 एटमॉस्फेयर को ही कौन सा प्रेशर कहते हैं, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर। इसका सेकंड यूनिट है 1 पास्कल, तो इसका यूनिट आ गया पास्कल। अब 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर है, ये हमने पढ़ा था 760 mmHg। 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर है, 760 mmHg। इसलिए हम कहते थे कि वेपर प्रेशर किसके बराबर हो, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि 760 का। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 760 टोर भी हम कह सकते हैं। और अब इसका हमने कहा था कि 101 325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर है, 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 एटमॉस्फेयर 760 के बराबर है जो इक्वल है 760 टोर, और यही चीज इक्वल किसके, 101 325। तो 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर आ गया, 101 325 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि इक्वल है 101 325 पास्कल के, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी कहते हैं। तो 1 mmHg किसके बराबर हो गया, 1 टोर, क्योंकि 760 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा, 1 टोर के बराबर होगा। और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अभी मैंने पढ़ा है 1 पास्कल के बराबर। तो ये सारे यूनिट्स हैं, इन यूनिट्स की आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है कि ये है क्या। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why are the densities of gases lower than that of liquid? तो कहता है गैसेस की डेंसिटी कम क्यों होती है लिक्विड से। ये वही बात है कि लिक्विड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स क्लोज होते हैं उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होती हैं जिसकी वजह से डेंसिटी। तो देखते हैं, गैसेस हैव लोअर डेंसिटीज देन डेंसिटीज ऑफ लिक्विड्स। इट इज ड्यू टू द लाइट मास एंड मोर वॉल्यूम
ऑक्यूपाइड बाय द गैसेस। ये इस वजह से है कि ज्यादा वॉल्यूम घेरती हैं गैसेस, उनके मॉलिक्यूल्स क्लोज होते नहीं है, पूरे वेसल में घूम रही होती है। एंड द दूसरी रीजन ये है कि लोअर डेंसिटी ऑफ गैसेस इज नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अमंग, क्यों? क्योंकि उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होने के बराबर है। ऑन द अदर हैंड लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली स्पेस्ड। आपने सिंपल ये कहना है कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है आर क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स क्लोज होते हैं, जिनकी वजह से उनमें फोर्सेस ज्यादा होती है, जबकि जो गैसेस मॉलिक्यूल्स वो क्लोज नहीं होते, इसलिए उनकी डेंसिटी कम होती है। तो ये मैं आसान तरीके से मैंने आपको समझाया। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू यू मीन बाय एवोपरेशन की, वो मेरी जो डेफिनेशन है ये सब इसके अंदर आएगा। हाउ इज इट अफेक्टेड बाय सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा एवोपरेशन। एवोपरेशन कहते हैं द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैस फेज इज कॉल्ड एवोपरेशन। एवोपरेशन का इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑन एवोपरेशन। एवोपरेशन कहते हैं इज अ सरफेस फिनोमिना होता है। ग्रेटर इज सरफेस एरिया ग्रेटर इज ए एवोपरेशन। जितना ज्यादा ग्रेट एरिया होगा उतनी ज्यादा एवोपरेशन होगी, तो कम एरिया होगा तो एवोपरेशन भी क्या होगी, कम होगी। तो ये चीज। क्वेश्चन नंबर है कि डिफाइन टर्म एलोट्रॉपी विद एग्जांपल्स। एलोट्रॉपी के आपने एग्जांपल दे देनी है। The existence of an element in more than one forms in same physical state is called allotropy। कि जो existence है element की in more than one forms in same physical state is called allotropy। Examples है oxygen has two allotropic forms, oxygen and ozone। Three allotropic forms of carbon are diamond, graphite and buckyballs। तो ये सारी किसकी एग्जांपल है, allotropic। अब हम नेक्स्ट अपना मूव करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 इन विच फॉर्म सल्फर एग्जिस्ट एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने ये पढ़ा था कि 96 डिग्री सेंटीग्रेड ट्रांजिशन टेम्परेचर है। 96 से नीचे वो रोम्बिक फॉर्म में होती है और सल्फर 96 से अबव किस फॉर्म में होती है, मोनोक्लिनिक। तो इसका आंसर है सल्फर एग्जिस्ट इन मोनोक्लिनिक फॉर्म एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमने पढ़ा था। Question number 7 है what is the relationship between evaporation and boiling point of a liquid। इसके अंदर क्या रिलेशनशिप है between evaporation and boiling। evaporation if the boiling point of a liquid high, अगर boiling point high है its evaporation क्या होती है, slow होगी। तो उसकी evaporation क्या होगी, slow होगी, क्योंकि ज्यादा रेट होता तो जल्दी से बॉयल हो जाता। ऐसे ही है ना, evaporation ज्यादा होती, बुखार ज्यादा बनते, वेपर प्रेशर ज्यादा होता, जो कि तो इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड हाई है तो उसकी एवोपरेशन क्या होगी, स्लो होगी, बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी, हाई होंगी इन द लिक्विड व्हिच हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। ये इसी वजह से था कि उनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो हाई है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज्यादा होगा उनमें एवोपरेशन क्या होती है, स्लो होती है। उनमें एवोपरेशन क्या होती है बच्चों, स्लो होती है। If boiling point is low, अगर boiling point low हो तो इसका मतलब है evaporation is high। ये आपने फर्क क्लास में देखना है। If boiling point ज्यादा है तो वो evaporation slow है, क्यों? क्योंकि intermolecular forces ज्यादा strong। ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। Define Boyle's law and verify it with an example। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ को हमने पूरा पढ़ा था, आपने वो बॉयल्स लॉ लिखना है, उसको सॉल्व करना है और उसकी एग्जांपल दे देनी है, ठीक है। सेकंड है डिफाइन एंड एक्सप्लेन चार्ल्स लॉ। ये चार्ल्स लॉ को वही डिफाइन करना है, उसकी इक्वेशन लिखनी है, ये सारा चार्ल्स लॉ आ जाएगा। व्हाट इज वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या है, आपने दोनों दो इसकी जो डेफिनेशन थी वो भी लिखनी है। एंड हाउ इट इज अफेक्टेड बाय, और फिर उसके बाद आपने वेपर प्रेशर का बताने के बाद आपने बताना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसे असरअंदाज करती है, सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का बताना। अगर वो कहते हैं कि फैक्टर्स बताएं फिर आप सारे फैक्टर्स लिखते। अब उसने खास कहा है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का फैक्टर बताओ। डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट, आपने बॉइलिंग पॉइंट लिखना है एंड एक्सप्लेन, और उसको एक्सप्लेन हाउ इट इज अफेक्टेड बाय डिफरेंट। ये देखो अब इसमें बॉइलिंग पॉइंट के बाद आपने सारे फैक्टर्स लिखने हैं जो उसको इफेक्ट कर रहे हैं।
डिस्क्राइब द फिनोमिनन ऑफ डिफियर इन लिक्विड्स अलोंग विद फैक्टर्स विद। अभी जो डिफियर का जो हमने पढ़ा था लिक्विड्स के बारे में वो सारा लिखना है, उसमें फैक्टर्स भी थे वो भी लिखना है। फैक्टर्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वगैरह आ गई थी, साइज आ गया था मॉलिक्यूल। डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो हमने पढ़ी थी वो सारे आपने लिख लेनी है कि इसके अंदर ये अरेंजमेंट, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स क्रिस्टलाइन होती हैं, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स में अरेंजमेंट नहीं होती इनके। फिर उनकी एक एक एग्जांपल, तो 4 से 5 आप फर्क लिख लोगे तो ये आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट अपनी सॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स में आते हैं। एक्सरसाइज सॉल्व न्यूमेरिकल वो कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग यूनिट्स। यूनिट्स को हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। 850 mmHg को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है, 5000 पास्कल टू एटीएम में कन्वर्ट करना है, 560 टू सेंटीमीटर एचजी में कन्वर्ट करना है, 1.25 एटमॉस्फेयर टू पास्कल। ये हमने क्या करना है, यूनिट्स को कन्वर्ट करना है। अब सिंपल अब वो कहता है 850 mmHg को आप एटमॉस्फेयर पे कन्वर्ट करो। हमें पता है 760 बराबर होता है 1 एटमॉस्फेयर के, तो 850 mm किसके बराबर होगा ये देखते हैं। 760 mmHg किसके बराबर होता है, 1 एटमॉस्फेयर, ये हमें पता है, लेकिन उसने कितना दिया है 850। तो देखते हैं ये कितना एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। 1 mmHg इज इक्वल टू 1/760। ऐसे ही कि जो 1 mmHg है वो होगा 1 डिवाइडेड बाय 760। तो 850 mmHg किसके बराबर होगा, उसको हम जरब कर देंगे 850 से। तो ये हमारा आंसर आ गया 1.112 एटमॉस्फेयर। यानी जो 1 mmHg है इज इक्वल टू 1/760 पार्ट्स, यानी 760 का एक हिस्सा उसके बराबर है। ऐसे ही है ना। तो अब 850 किसके बराबर होगा, तो 1/760 जरब यहाँ पर हम 850 लिख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.12 एटमॉस्फेयर। यानी 850 mmHg किसके बराबर है, 1.12। अब है 25,000 पास्कल टू एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना। अब हमें पता है 101 325 किसके बराबर होता है, 1 एटमॉस्फेयर, यानी 101325 पास्कल किसके बराबर होता है, 1 एटमॉस्फेयर के। लेकिन उसने कहा 20,500 किसके बराबर होगा, 5। तो इसी तरह 1 पास्कल किसके बराबर है, 1/101 325 एटमॉस्फेयर। ऐसे ही है ना कि 1 पास्कल किसके बराबर हो गया, 1/101 325 एटमॉस्फेयर के बराबर। ठीक है। अब क्या हुआ कि 20,500 पास्कल किसके बराबर होगा, इसको आप जरब दे देना, 1/101 325 जरब 20,500, तो ये आ जाएगा 2.02 एटमॉस्फेयर के बराबर। इसके बराबर ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, पहले 1 एटमॉस्फेयर था तो अब ये हो जाएगा 2.02 एटमॉस्फेयर के बराबर। थर्ड है हमारे पास के 560 टोर टू सेंटीमीटर HG के बराबर देखना। हमें पता है 760 टोर किसके बराबर होता है, 760 mmHg और 76 सेंटीमीटर HG। ऐसे ही है ना कि 760 टोर किसके बराबर होता है, 760 mm के बराबर, जो के बराबर है 76 सेंटीमीटर HG के बराबर। तो 1 टोर किसके बराबर हुआ, 1 टोर बराबर हुआ 76/760 के बराबर, 76 डिवाइडेड बाय 760 सेंटीमीटर HG। अब उसने कहा 560 टोर किसके बराबर हुआ, तो 76 डिवाइडेड बाय 760 मल्टीप्लाई 560, जो कि 56 सेंटीमीटर के बराबर। यानी 760 बराबर था 76 सेंटीमीटर HG के बराबर। 1 टोर किसके बराबर होगा, 76/760 सेंटीमीटर। फिर 560 टोर किसके बराबर होता है, 76 डिवाइडेड बाय 760 मल्टीप्लाई बाय, ये आंसर। बी ऑप्शन वो कहता है 1.25 एटमॉस्फेयर टू पास्कल, 1.25 एटम एटमॉस्फेयर को पास्कल में है। जब हमने पास्कल को एटमॉस्फेयर में किया था, एटमॉस्फेयर को पास्कल में, तो हमें पता है 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है, 101 325 पास्कल के। तो 1.25 किसके बराबर होगा, 1.25 को जरब दे देंगे 101 325 को, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा।
यानी 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101,325 पास्कल। 1.25 एटमॉस्फेयर हो जाएगा 1.25 मल्टीप्लाई 101,325 पास्कल के ये बराबर होगा। ये हमारा आंसर है। तो ये हमारी कन्वर्जन हो गई है। कल मजीद कुछ कन्वर्जन करेंगे, बल्कि ये आपको मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, ये आपने ये मैंने की हुई है, ये मैं बताऊंगा नहीं। देखो कन्वर्ट 750 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है, जमा कर देना 273 से। देखो 750 डिग्री सेंटीग्रेड, ये मैं जल्दी से करवा देता हूँ। 750 डिग्री सेंटीग्रेड को हमने केल्विन में बदलना है, तो टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड 750 केल्विन हमने करना है। तो ये फार्मूला, ये इक्वेशन याद करो, पढ़ी थी ना हमने। तो टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड कितना देखो है 750, आपको जमा किससे करना है, सिर्फ 273 से। तो ये आपकी असाइनमेंट है। बी वाला भी आपने खुद करना है, ये मैंने पहले भी दी थी असाइनमेंट सी और डी, तो ये उसी तरह है, बिल्कुल आपने वैसे ही करना। इसी तरह चले मैं बता देता हूँ थोड़ा बहुत आपको। 150 डिग्री को सेंटीग्रेड को केल्विन में करना है, 150 को जमा कर दो 273 से, 150 जमा 273। अब 100 केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कर, अब केल्विन में दिया है, किसको करना है, डिग्री सेंटीग्रेड में, तो 100 को माइनस कर दो 273 से। यहाँ पर हमने जमा किया था, लेकिन हम डिग्री सेंटीग्रेड में डालना है, तो अब हमने क्या करना है, इसको माइनस कर देंगे। तो ये फार्मूला याद है, ये पढ़ा हुआ था कि अगर डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना हो तो टेम्परेचर केल्विन में दिया हो तो उसको माइनस कर देते हैं 273.15 या 273 लिख देना, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ये देखो 100 को हमने माइनस कर दिया 273 से। इसी तरह केल्विन में दिया है, इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, तो 172 को माइनस कर दो 273 से, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बाकी कल एक और जो लास्ट लेक्चर में, इसलिए एक और लेक्चर इसलिए भी है कि उनमें सारे न्यूमेरिकल्स हैं, उसमें सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज कंप्लीट होगा। अल्लाह हाफिज़।